दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर जीएस वाले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आय और व्यय लेखा क्या होता है। कह रहा है आय और व्यय लेखा जो होता है वो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो कह रहा है आय और व्यय लेखा जो होता है वो कैसा अकाउंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है। कह रहा है वस्तु या उत्पाद विभेद जो है वो किस बाजार में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या है। कह रहा है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या है। क्या नाम है? तो इनका नाम जो है VKRV राव है। क्या है? VKRV राव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युतीकरण पर खर्च। क्या हो जाएगा? विद्युतीकरण पर खर्च। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी परसेंट थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.64। कितना हो जाएगा? 17.64 जो है परसेंटेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुआ, यानी किस देश में हुआ था। यानी कहने का मतलब यह है कि सर्वप्रथम संविधान की संकल्पना जो है किस देश में उत्पन्न हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन एक पहला देश है जहां पर संविधान की संकल्पना जो है पहली बार देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस कंडीशन के तहत जो है भारतीय संविधान में क्या है कि आपातकाल की जो उद्घोषणा है, आपातकाल के बारे में कौन सा इसमें से आधार नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका देखिए क्या होगा। तो आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होता है उसके कारण जो है आपातकाल जो है लगाया नहीं जा सकता है। बाकी आपका युद्ध की कंडीशन हो गया, सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन हो गया, वाह्य आक्रमण की कंडीशन हो गई, इनके तहत जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परंतु अगर आंतरिक अशांति है तो उसके तहत जो है आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन दिया। कह रहा है भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन था वो किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है, यानी 100वां संशोधन किसके तहत हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा क्षेत्र को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। यानी क्या है कि जो भारत का 100वां संविधान संशोधन है उसके तहत क्या हुआ था कि भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना था और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो भारत का निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक निकाय है जो कि संविधान के 324 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला दिया है वित्त आयोग। वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है। अगला दिया है राजभाषा आयोग, ये भी आपका है। महिला राष्ट्रीय आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था या संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। कह रहा है बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय जो है उसके तहत बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है।
कह रहा है 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। यानी 6वीं शताब्दी के शुरुआत की बात कर रहा है कि 6वीं शताब्दी के शुरुआत के समय में भारत की चीन यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री का नाम क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुंगयून। क्या हो जाएगा, सुंगयून। तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुंगयून जो थे वो 6वीं शताब्दी में भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। मतलब कह रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो ही इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली ही जो है उनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था। कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या शामिल नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आम दंगे। मतलब कॉमन जो राइट्स हुए थे, वायलेंस हुआ था, वो जो है उसमें शामिल नहीं था। बाकी आपका पहला हो गया प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, ये शामिल था। दूसरा दिया विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ये भी शामिल था। और तीसरा आम दंगे जो कि बता दिया शामिल नहीं था। चौथा दिया ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, ये भी शामिल था उसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जाता है। अगला दिया कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। तो कौन लिया था। पहला दिया सरोजिनी नायडू जो कि लिए थे, ये भी सही है। और दूसरा दिया है राजकुमारी अमृता कौर, इन्होंने भी भाग लिया था। तीसरा दिया है कमला देवी चट्टोपाध्याय। और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया फ्योर्ड, दूसरा दिया सिंक होल, तीसरा दिया है स्टेलेक्टाइट, चौथा दिया है स्टेलेगमाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, फ्योर्ड वाला आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला दिया है युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गार्ज जो है क्या है, युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य की सीमा है जो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। पहला दिया है असम, दूसरा दिया मणिपुर, तीसरा दिया नागालैंड, चौथा दिया अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि भवानी सागर बांध, ये जिसको क्या कहते हैं लोअर भवानी बांध भी कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी तीसरा वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया कि भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की जो योजना है निम्नलिखित में से कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की जो योजना बनाई गई थी इनमें से कौन सी है, किस योजना के नाम से जाना जाता है उसको। तो सहज नाम से जाना जाता है। पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सहज नाम से जाना जाता है। अगला दिया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य क्या है 11 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक की जो किशोरियां हैं उनको जो है सर्वांगीण विकास करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो क्या कहलाएगा वो आपका योजना जो है वो हो जाएगा RGSEAG। क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, RGSEAG हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इनमें से कौन सा किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यानी तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करेगा। अगला दिया है, दिसंबर 2017 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब 2017 को किसने जीता है। तो ये 2017 का करंट अफेयर है, इसमें दिया गया है दिसंबर 2017 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब 2017 को किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद जो है चैंपियन, ये इन्होंने चैंपियन मतलब जो है जीता है आपका, और ये क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि गांधी इन चंपारण, ये एक पुस्तक का नाम है, गांधी इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। क्या नाम है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई जो बुक है, क्या नाम है उसका, गांधी इन चंपारण। तो ये जो बुक जो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2017 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 2017 का ये करंट अफेयर है। दिया है कि निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2017 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई, भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये यूनेस्को से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई, भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुंभ मेला। कुंभ मेला जो कि प्रयाग में लगा था, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है। कुंभ मेला वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने निम्नलिखित में से किस देश से सोडियम नाइट्रेट के आयात पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। तो कौन सा लगाया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चाइना के, यानी चाइना के साथ जो है आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने चाइना देश के साथ क्या किया है, सोडियम नाइट्रेट के आयात पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला भारत का कौन सा पड़ोसी देश है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो MS एक्सेल जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, और आपका जो है MS DOS हो गया, ये तीनों क्या हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आपका MS एक्सेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। तो आपका इनपुट यूनिट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब पहला वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है। बुझा हुआ चूना पूछ रहा है, इसमें सिलेक्ट लाइम पूछ रहा है। तो सिलेक्ट लाइम कौन सा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अपक्रिया का एक प्रकार है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अपक्रिया का एक प्रकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ऊष्माक्षेपी। क्या होता है, एक्सोथर्मिक बोलते हैं इसको। तो केवल और केवल ऊष्माक्षेपी जो है यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण में क्या परिवर्तन होता है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में कह रहा है ये आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो धात्विक लक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो धात्विक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं, 2 मोल उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधी एवं बिंदु के साइज की बनती है। अच्छा क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधी और बिंदु की साइज की बनती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेक्स।
कन्वेक्स दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और बिंदु की साइज का बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है। तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाला इसमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला दिया प्रतिरोधकता, दूसरा दिया तार की लंबाई, तीसरा दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यानी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चौथा दिया है आपका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन बताना है इसमें कौन सा सही है। पहला दिया चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिणाम पर निर्भर करता है, दूसरा दिया चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के परिणाम पर निर्भर करता है, तीसरा दिया चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है इसमें, पहला और दूसरा वाला आंसर करेक्ट है। पहला और दूसरा मतलब चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिणाम पर निर्भर करता है, और दूसरा दिया चालक पर आरोपित बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की परिणाम पर निर्भर करता है। तो यानी पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा किसमें दिया, पहले वाले में दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया कह रहा है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उनके तापमान पर, देयर टेम्परेचर्स, उनके तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उनके तापमान बोले तो तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन दिया तिलचट्टों के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है। अच्छा क्वेश्चन है, तिलचट्टों के शरीर में वायु जो है किसके द्वारा प्रवेश करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्वास रंध्रों के थ्रू जो है श्वास रंध्रों के थ्रू क्या होता है, तिलचट्टों के शरीर में क्या होती है, वायु प्रवेश करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों में रक्त को हृदय तक ले जाता है। यानी रक्त को हृदय तक ले जाने वाला कौन सा पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेन्स, जो शिराएं होती हैं। शिराओं का काम क्या होता है, वो शरीर के सभी भागों से क्या करती हैं, रक्त को हृदय तक पहुँचाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है इसमें बताना है आपको। यूग्लिना दिया है, अमीबा दिया, पैरामीशियम दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यानी तीनों के तीनों जो हैं क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सब क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट हो जाएगा आपका आइरिस जो होता है वो मानव नेत्र में पुतली की आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है। विषाणुओं द्वारा होने वाला कौन सा रोग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेंगू बुखार। डेंगू और बुखार जो होता है ये क्या होता है, ये विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है। तो कौन सा रोग नहीं होता है, जो सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो धुएं से नहीं होता है। बाकी आपका गले का कैंसर हो गया, त्वचा का कैंसर हो गया, श्वसन संबंधित समस्याएं हो गई, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये धुएं से संबंधित रोग होते हैं। जबकि आपका सूखा रोग या रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए आपका जो है पहला वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रदूषक क्यों होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हीमोग्लोबिन की से क्या करता है, क्रिया कर लेता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है। यही रीजन है कि मनुष्यों के संबंध में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रदूषक हो जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र
में देखा जाता है। जो तेल का रिसाव होता है वो किस इकोसिस्टम तंत्र में, मतलब इकोसिस्टम में देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, मारिन इको सिस्टम में जो है देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है चौथा वाला सही हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जीएस के 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।